बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज बांग्लादेश को छोड़कर भाग रही थी। कल दोपहर 1:30 बजे उनकी सिक्योरिटी ने उनको ये बता दिया था कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनको अपना आलीशान घर छोड़ना होगा जल्दी से जल्दी। उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो स्पीच दे सके लोगों को और अपनी पैकिंग कर सके। उन्होंने जल्दी से जल्दी एक हेलीकॉप्टर मंगवाया और वो वहां से भारत के लिए रवाना हो गए। इंडिया पहुंचते ही वो सबसे पहले मिले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से। कुछ साल पहले श्रीलंका में क्या हुआ था वो ही कुछ यहाँ देखने को मिलता है उनके इंडिया पहुंचने के बाद। इतने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सारे घुस जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के बंगलों में और वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ से सामान चोरी कर ले जाते हैं। घर की क्रॉकरी और मछली तक लोगों के हाथ में दिखाई देती है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू तक गिरा दिया जाता। असल में 1 जुलाई को ही बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग गए थे। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश की कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम एक बांग्लादेश में री इंट्रोड्यूस कर दिया। इस कोटा सिस्टम को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। 1947 की पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था, क्योंकि वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा धार्मिकता के आधार पर हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी था और इसीलिए वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। उनका मानना था क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, वो सारे मिलकर रहेंगे। मगर ऐसा होता कुछ भी नहीं। ईस्ट पाकिस्तान के साथ कुछ मतभेद शुरू हो जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में चाहे ज्यादा लोग थे मगर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था वेस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी मगर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में ही उर्दू लैंग्वेज निर्धारित कर दी गई और इसी तरह अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। और उसके बाद 1970 में जो साइक्लोन आता है जिसमें 5 लाख के करीब लोग मारे जाते हैं और इस पे वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत कम मदद की। और 1 मंथ बाद पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन हुए जिसमें नेशनल असेंबली में 138 सीट थी और वेस्ट पाकिस्तान में थी 162 सीट। इलेक्शन में मेनली 2 पार्टी थी। वेस्ट पाकिस्तान में थी जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी और ईस्ट पाकिस्तान में थी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के। उन्होंने बहुत बार लोगों को ये बताया था कि वेस्ट पाकिस्तान उनको दबा रहा है। जब रिजल्ट आता है तो अवामी लीग 162 में से 160 सीट्स ले जाती है और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी 138 में से 81 सीट्स ही लेती है, जिसका मतलब होता है कि ईस्ट पाकिस्तान की मेजोरिटी सरकार बनेगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। याया खान और पाकिस्तान की मिलिट्री इस बात को मानने से ही इनकार कर देती है। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान 7 मार्च 1971 को एक स्पीच देते हैं जिसमें वो आजाद बांग्लादेश की मांग करते हैं। मगर 25 मार्च 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की फोर्स प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर देती है। वेस्ट पाकिस्तान की फोर्स जो ऑपरेशन स्टार्ट करती है उसमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में रेसिस्टेंस फोर्स बनाई जाती है जिसको नाम दिया गया मुक्ति बाहिनी, जिसमें बहुत सारे फॉर्मर आर्मी लीडर सिविलियंस मौजूद थे जिनको भारत सरकार द्वारा सपोर्ट की गई। मुक्ति बाहिनी और भारत सरकार की फोर्स ने पाकिस्तानी फोर्स को हरा दिया और 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया। अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान जो फ्रीडम मूवमेंट में शामिल थे उनको बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी कोटा की। बांग्लादेश की आजादी के टाइम शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया था। जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाते समय वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से शिद्दत सहे हैं और जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं उनको सिविल सर्विस में एक विशेष कोटा दिया जाएगा। इनिशियल कोटा सिस्टम में 30% फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाएगा, 10% उन महिलाओं को जिनको आजादी के टाइम बहुत सारे तशद्दुद सहने पड़े थे और 40% उन लोगों को दिया जाएगा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से थे। बांग्लादेश को आजादी तो मिल गई थी 1971 में, मगर 20-25 साल ये कोटा सिस्टम डाइल्यूट होता रहा क्योंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो चुकी थी और इसीलिए 1997 में ये कोटा सिस्टम चेंज कर दिया गया। फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी कोटा दिया जाएगा और 2010 में एक और चेंज किया गया जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी कोटा दिया जाएगा, जिसका मतलब था 56% जो जॉब थी तो वो इन लोगों के लिए रिजर्व थी और जो मेरिट बेस पे जॉब थी वो थी 44%। और इसीलिए 2018 में सारे देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जिनमें स्टूडेंट का कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स ने जो काम किया है उनको कोटा सिस्टम देना चाहिए, लेकिन उनके बच्चे और उनके अगले बच्चों को क्यों दिया जाए कोटा सिस्टम, यानी कि ग्रैंड चाइल्ड कोटा सिस्टम बंद होना चाहिए। और यही मैटर बढ़ता बढ़ता बांग्लादेश हाई कोर्ट तक पहुंच गया। जब यही पिटीशन बांग्लादेश हाई कोर्ट में पहुंची तो उसने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये पिटीशन सही है या गलत है, उसने ये
कहा कि जिसने ये पिटीशन दायर की है उसका कोटा सिस्टम के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। इस बात का बतंगड़ तब बनता है जब शेख हसीना ये बयान देती है ये कोटा सिस्टम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मगर स्टूडेंट्स ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और इसकी मेन वजह थी बेरोजगारी। स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि सरकारी नौकरी उनको दी जाए लेकिन रिजर्वेशन कम की जाए। स्टूडेंट्स का कहना था कि 30% उनको क्यों रिजर्वेशन दी जा रही है जिनकी पॉपुलेशन ही 0.13% है। 2018 में ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार को इसके बारे में सोचना ही पड़ा और सरकार ने ये अनाउंस किया कि ये कोटा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स ने कोर्ट में याचिका दायर की कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो गलत है और जिसपे हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 में अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो गलत है और ये कोटा सिस्टम दोबारा शुरू किया जाएगा। ऐसा होते ही स्टूडेंट्स ने फिर से दोबारा प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए और डायरेक्ट शेख हसीना को टारगेट किया और इसके पीछे भी एक रीजन था। वो रीजन ये था, शेख हसीना के बारे में ये बोला गया था कि उन्होंने अपनी ओपोजिशन पार्टी को दबा कर रखा है और ये भी इल्जाम उन पर लगे कि उन्होंने इस बार की इलेक्शन फेयर नहीं करवाई और उनकी ओपोजिशन पार्टी बीएनपी ने इस बार की इलेक्शन का बायकॉट भी किया। लोगों का कहना था कि शेख हसीना वन पार्टी रूल लागू करना चाहती है और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सेसिव फोर्स यूज की। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक मंथ के अंदर अंदर शेख हसीना देश छोड़कर भाग जाएगी। 14 जुलाई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें उन्होंने बोला कि फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोतियों को जॉब नहीं मिलेगी तो रजाकार्स के पोता पोतियों को जॉब मिलेगी। उनकी इस बात ने बहुत बड़ी आग लगा दी क्योंकि रजाकार शब्द बांग्लादेश में बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि आजादी के टाइम रजाकार ही थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट की थी। जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने रजाकार शब्द यूज किए तो प्रोटेस्टर्स और गुस्से में आ गए क्योंकि प्रोटेस्टर्स का कहना था कि रजाकार शब्द वो प्रोटेस्टर्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। 15 जुलाई को ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी। ढाका यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोटेस्टर अवामी लीग के स्टूडेंट्स विंग के साथ भिड़े और उसके अगले दिन कई जगहों पर स्टूडेंट्स मारे जाने लगे। रबर बुलेट और टीयर गैस शेल्स स्टूडेंट्स के अगेंस्ट यूज किए जाने लगे। सिचुएशन यहाँ तक खराब हो गई थी कि सरकार, पुलिस, मिलिट्री और स्टूडेंट विंग सारा कुछ स्टूडेंट्स के खिलाफ था। 15 जुलाई को बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए लेकिन 18 जुलाई को उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए। सरकार को लग रहा था कि अगर वो सख्ती करेगी तो सारा कुछ शांत हो जाएगा। हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया। जो भी कोई दिखे प्रदर्शन करता उसको मार दिया जाए जिसमें 16 बच्चों की जान चलेगी। ढाका में तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। उससे ज्यादा स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे। 21 जून को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर से एक जजमेंट दी कि मेरिट लिस्ट जो होगी वो 93% होगी, 7% होगी जो कोटा सिस्टम में होगी। मगर प्रोटेस्टर्स का कहना था कि कोटा सिस्टम हटाया जाए और उनकी दूसरी शर्त ये थी शेख हसीना ने जो स्टेटमेंट दी है उस पे वो माफी मांगे और जो भी स्टूडेंट्स की हत्या के लिए जिम्मेवार है उनको सजा सुनाई जाए। और उन्होंने और मांगे रखी कि इंटरनेट बहाल कर दिया जाए, स्कूल और यूनिवर्सिटी ओपन कर दी जाए और जितने भी प्रोटेस्टर्स को जेल भेजा गया है उनको बाहर निकाला जाए। एक हफ्ते बाद भी उनकी ये मांगे मानी नहीं गई मगर सारा देश अभी तक कर्फ्यू के माहौल में ही था। स्टूडेंट्स के ऊपर अभी भी पुलिस एक्शन ले रही थी और स्टूडेंट्स को भी पता चल गया था कि सरकार का रवैया उनके लिए सही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट भी ये मांग रहे थे कि शेख हसीना रिजाइन करे। स्टूडेंट्स ने ढाका तक एक लॉन्ग मार्च निकाला लेकिन सरकार ने उनकी बात तो क्या सुननी थी। 4 अगस्त को सरकार ने जो किया उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अभी सरकार के एक्शन से 300 से ज्यादा जानें जा चुकी थी। लोगों को भी गुस्सा आया। लोगों ने सरकारी इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया और बहुत सारे रोड ब्लॉक कर दिए। 5 अगस्त को एक फाइनल प्रोटेस्ट करने का सोचा गया और शेख हसीना के पर्सनल रेजिडेंस को घेर लिया गया और उनकी सिक्योरिटी ने 1:30 बजे उनको ये बताया कि उनके पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी उनको यहाँ से निकलना चाहिए। लास्ट टाइम में शेख हसीना ने आर्मी को बोला कि वो फोर्स यूज करें इसके लिए लेकिन आर्मी ने ये करने से मना कर दिया। शेख हसीना का रिस्पॉन्स था कि उनकी पार्टी सपोर्टर लड़ेंगे आंदोलनकारियों के खिलाफ, इसलिए उनको हथियार प्रोवाइड कर दिए गए। शेख हसीना ने अपने पार्टी सपोर्टरों से तो बहुत कुछ करवा लिया था। आर्मी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी एक लिमिट थी। और उसके बाद शेख हसीना ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया और बिना किसी स्पीच दिए और बिना पैकिंग किए ही अपनी बहन के साथ हेलीकॉप्टर में भाग गए। और उसके बाद आर्मी ने शेख हसीना के घर के बाहर के सारे बैरिकेड हटा दिए और लोग उसके घर में एंटर कर गए। और उसके बाद शेख हसीना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के द्वारा अगरतला पहुंची और उसके बाद उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के एयरबेस में पहुंची। सूत्रों की माने तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया हुआ है।